चलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 2020 का जो बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बोर्ड 2020 का, उसका आज हम लोग डिस्क्रिप्टिव जो है करने जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन तैयार करने जा रहे हैं। आप लोग जो है इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और इसका लाभ लीजिए। चलिए, हम लोग का जो है 2020 में बिहार बोर्ड का जो सवाल था वो ऐसा था। चलिए देखते हैं। पहला सवाल जो है, ठीक है, तुम दिखाई देगा और बड़ा। चलिए देखिए, अगला मैंने एक पहला क्वेश्चन है, टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में किससे प्राप्त किया जाता है? टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड जो है आपको एग्रोबैक्टीरियम के जाति से, स्पीशीज से प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस दोनों से क्या होगा? प्राप्त होगा। हो सकता है कि और भी दे, माने एग्रोबैक्टीरियम की जो भी जाति है उससे टीआई प्लाज्मिड क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग का है कि मनुष्य में निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? मनुष्य जो है, मनुष्य का यहाँ पर सवाल में जो है मनुष्य का ऑर्डर और कुल पूछा हुआ है, ऑर्डर एंड फैमिली मैन का। तो आदमी को जो है प्राइमेट्स ऑर्डर में और होमिनिडी जो है फैमिली में रखा गया है, कुल में रखा गया है, इसीलिए ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है, निम्नलिखित में प्लाज्मिड कौन है? प्लाज्मिड पूछ रहा है कि प्लाज्मिड कौन है। तो चलिए आंसर तो होगा PBr322। ये प्लाज्मिड है, फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड PBr322। बाकी और कैसे नहीं है तो बाम, H1, EcoR1, हिंद, थर्ड, ये सभी जो है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। तो इसलिए प्लाज्मिड, अगर आप ये भी जानते रहते कि ये तीनों क्या है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, तो आपका आंसर ये हो जाता। ऐसे हम लोग को याद करना है, पढ़ना भी है, इसका फोटो भी, डायग्राम भी जो है पूछते रहता है। इसीलिए PBr322 एक प्लाज्मिड है, ये बात आपको याद करना होगा, आर्टिफिशियल है। चलिए अगला सवाल कि निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है? प्लांट बॉडी जो है हेप्लॉइड जो है पूछ रहा है, अगुणित होगा प्लांट बॉडी। हेप्लॉइड किसमें होगा? तो एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, ये जितने भी लोअर प्लांट ग्रुप्स हैं, ये सभी का जो प्लांट बॉडी होता है वो हेप्लॉइड होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। यह बात आप याद भी रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा है, एसिड रेन है। तो वर्षा का जल जब बरसता है तो क्या होता है कि ऊपर से जो है कुछ सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं और वर्षा के जल के साथ जो है क्या होते हैं? गिरते हैं। तो उस वर्षा के जल के साथ एसिड मिल जाता है, इसीलिए उसको एसिड रेन बोलते हैं। और उसका जो है पीएच जो है 4 के लगभग होता है। जितना मतलब एसिड उसमें ज़्यादा रहेगा उतना क्या होगा? कम जाएगा। तो ऐसे 4 जो है यहाँ पर इस चॉइस के अनुसार 4 होगा। चलिए अगला सवाल है कि निम्नांकित में बाह्य स्थानीय संरक्षण
इन सीटू कंजर्वेशन, बाह्य स्थानीय संरक्षण, ये आपको जो है जानना होगा। इन सीटू कंजर्वेशन, बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है कि जब हम किसी भी जीव को उसके प्राकृतिक आवास से निकालकर हटाकर दूसरे जगह क्या करते हैं, जब उसको संरक्षित करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन जीवों के संरक्षण का दो तरीका है, एक्स सीटू और इन सीटू। तो इन सीटू में क्या करते हैं हम लोग, उसका नेचुरल प्लेस में ही क्या करते हैं, उसका कंजर्वेशन करते हैं। लेकिन जब वहाँ उसके नेचुरल प्लेस से हम लोग निकाल के दूसरे जगह जो है लाकर उसका क्या करें, संरक्षण करें, तो उसे इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं। तो एक सैक्रेड ग्रुप है, सैक्रेड ग्रुप जो है पवित्र उपवन, ये इन सीटू का एग्जाम्पल है, इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत है। नेशनल पार्क भी जो है इन सीटू का ही है। और सीड बैंक, हम लोग क्या करते हैं कि सीड या जो भी मतलब प्लांट का सीड है, जो बहुमूल्य सीड है, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर उससे हम लोग क्या करते हैं, नया पौधा तैयार करते हैं। तो इस सीड बैंक क्या हो जाएगा, इन सीटू कंजर्वेशन का। हाँ, तो ये 2 मार्क्स में भी सवाल पूछ देता है कि व्हाट इज इन सीटू कंजर्वेशन। तो सीधा सीधा हम समझे रहेंगे और एग्जाम्पल के साथ उसको लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग का सवाल है कि टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एगो जो है एक्स क्रोमोजोम क्या होता है, एक एक्स क्रोमोजोम माइनस हो जाता है, माने एक एक्स क्रोमोजोम क्या होता है, कम हो जाता है, तो टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। तो चूंकि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, क्रोमोजोम होता है, और टर्नर सिंड्रोम वाले मनुष्य में क्या हो जाएंगे, एगो एक्स क्रोमोजोम घट जाएंगे, इसलिए उसमें क्रोमोजोम की संख्या कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 46 से एक घट के 45 हो जाएगा। तो टर्नर सिंड्रोम देगा तो उसमें 45 गुणसूत्र होगा, क्योंकि एक एक्स गुणसूत्र क्या हो जाता है, माइनस घट जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग का कहता है कि आरएनए के आधार अनुक्रमक, आरएनए के आधार क्रमक जो है इतना दिया हुआ है, तो कहता है कि सही आधार अनुक्रमक डीएनए में क्या होगा। तो आप लोग जो है बेस पेयरिंग जानते होंगे कि बेस पेयर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का लॉ अगर आप लोग जानते होंगे तो इसका आसानी से जो है, तो यहाँ पर ए जो है क्या दिया कि बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए अगेंस्ट द बेस सीक्वेंस ऑफ, तो ए आरएनए का है, तो यहाँ ए है, तो डीएनए में क्या होगा, डीएनए में टी, ये आरएनए का दिया है, आरएनए का सीक्वेंस दिया है, तो ए है तो टी है, यू है तो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी है तो जी हो जाएगा, जी है तो सी हो जाएगा, सी है तो जी हो जाएगा। तो कौन मिल रहा है, ये छंट जाएगा, ये भी छंट जाएगा। अब ये टी, अब ये दोनों में से कोई होगा, टी ए जी सी जी ना, यही हो जाएगा। या फिर आप जो है अपना मिलान कर लीजिएगा, ए जो है किसके साथ जुड़ेगा, टी के साथ, और जी सी के साथ। और चूंकि यू है, जहाँ यू है तो यू किसके साथ जुड़ता है, यहाँ पर यू जो है, यू का मतलब यहाँ पर क्या है, ए है ना, टी, कारण कि आरएनए में यू रहता है, उसके बदला में टी रहता है, इसलिए हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा,
बी होगा। चलिए अगला जो है ट्रांसजेनिक सुनहरे धान, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान गोल्डन, ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए का क्या होता है, प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसी विटामिन के जीन को डालकर ही जो है ट्रांसजेनिक जीन को क्या धान को बनाया गया है। चलिए अगला सवाल, मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? तो अपूर्ण प्रभाविता के साथ साथ बहु एलील दोनों जो है दर्शाता है, इसलिए सही आंसर बी और सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे का जो है सवाल है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है मलेरियल पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट है। और मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम जो है स्पोरोजोइट नाम के इन्फेक्टिव स्टेज के रूप में शरीर में क्या होता है, प्रवेश करता है। तो इसलिए मलेरिया का इन्फेक्टिव स्टेज, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज क्या हो जाएगा, स्पोरोजोइट। फिर अगला सवाल है हम लोग का, GAATTC निम्नांकित किसका रिकॉग्निशन साइट है? ये GATTC जो है ये EcoR1 नाम का जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका रिकॉग्नाइजेशन साइट है। मतलब डीएनए के इसी बेस क्रम में, बेस सीक्वेंस के पास जो है कौन जुड़ता है, EcoR1। यही पैलिंड्रोम, यही बेस सीक्वेंस के पास, डीएनए के पास जहाँ पर ये बेस सीक्वेंस होगा वहीं स्थान से जो है EcoR1 क्या करेगा, उससे जुड़ेगा और उसको क्या करेगा, काटेगा। तो ये पूछा हुआ है कि GAATTC का रिकॉग्नाइजेशन साइट कौन है, तो EcoR1। अगला सवाल, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? साइनोबैक्टीरिया जो है नील हरित शैवाल मतलब किस खेत के लिए जो बायो फर्टिलाइजर है, तो धान का जो है, धान के खेत में जो है साइनोबैक्टीरिया खूब उगता है, बायो फर्टिलाइजर का काम जो है करता है। चलिए अगला सवाल, रेट्रो विषाणु, रेट्रोवायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो, RNA हो, एड्स वायरस है। उसके बाद में आपका ये जो है, ये अभी कोरोना जो चल रहा है, कोरोना वायरस, इस सबका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है। और उसी को हम लोग रेट्रोवायरस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एड्स जो है, चूँकि सिफिलिस तो बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये सवाल नहीं है होने का। फाइलेरिया ये जो है हेलमिंथ डिजीज है, इसलिए एड्स ही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कहता है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर क्या करता है, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करता है, डीएनए का आवर्धन करता है। मतलब डीएनए को जो है बड़ा करके देखने का जो है एक टेक्निक है, पीसीआर एक टेक्नोलॉजी है। तो पीसीआर क्या करता है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन या डीएनए को जो है आवर्धित करना, डीएनए को जो है मैग्नीफाइड करके क्या करना, देखना। तो फिर अगला है कि कौन सा प्रारंभ कूट है। अगला सवाल है प्रारंभ कूट, इनिशिएशन कोडन। जब हम लोग जेनेटिक कोड पढ़ रहे थे तो उसमें से हम लोग जेनेटिक कोड की जो खासियत लिखवाए थे कि जेनेटिक कोड में क्या होता है कि एक इनिशिएशन कोडन होता है, मतलब वहीं से जो है प्रोटीन का बनना शुरू होता है। तो AUG और कुछ में जो है GUG भी क्या होता है, इनिशिएशन कोडन होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये सब में GUG भी जो है इनिशिएशन कोडन का काम करता है। मेनली जो है कौन है, AUG जो है। चलिए आगे फिर देखते हैं, ग्राफियन पुटक, ग्राफियन फॉलिकल्स
कहाँ पाया जाता है? तो ओवरी ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपको पता है जब आप ह्यूमन ओवरी का डायग्राम देखिएगा तो में ग्राफियल फॉलिकल्स बना हुआ दिखेगा। चलिए, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो फाइब्रोइन जो है, फिब्रोइन लिखा हुआ, फिब्रोइन प्रोटीन जो है का धागा बना होता है, रेशम का धागा। चलिए, अगला सवाल है कि पक्षियों तथा तितली का डायना, पक्षियों तथा तितली का जो डायना होता है, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई आर विच टाइप ऑफ ऑर्गन, किस प्रकार के अंग है? तो यहाँ समझना होगा पक्षी और तितली दोनों का डायना जो है, दोनों का विंग्स उड़ने का काम करता है, लेकिन दोनों की संरचना देखा जाए तो क्या है? भिन्न है। दोनों की उत्पत्ति देखा जाए तो भिन्न है। पक्षी के डायना में जो है मनुष्य के जो अग्र बाहु है, हाथ है, उतना उसकी हड्डी होती है ना उसमें, लेकिन तितली का जो डायना होता है, विंग्स, वो क्या है? झिल्लीदार होता है। तो दोनों के संरचना और उत्पत्ति क्या है? डिफरेंट है, लेकिन उड़ने का काम दोनों का है। और ऐसे अंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एनालोगस ऑर्गन, और समजात अंग, मतलब जिसके कार्य समान हो लेकिन उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पक्षी और तितली का डायना हो गया। तो ये सब 2 मार्क्स में भी सवाल पूछते रहता है कि व्हाट इज ए होमोलोगस ऑर्गन, व्हाट इज एनालोगस ऑर्गन, दोनों में डिफरेंस पूछता है। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा, काम आएगा। चलिए, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, ये बहुत आसान सवाल सब है। इसी तरह से अगर थोड़ा सा नहीं भी जानते हैं, अगर इस टाइप के सवाल को अगर थोड़ा सा अगर बढ़िया से देख लीजिएगा तो हो जाएगा। हाइड्रीला, ट्रापा, नीलम्बो, बबूल। अब सोचिए, बबूल जो है एकेसिया, क्या ये जलीय वातावरण में पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है। तो एक थोड़ा सा अगर इसको पढ़ के अगर सोच लीजिएगा तो आपका आंसर बन जाएगा। तो इसका जलीय वातावरण में नहीं होने वाला कौन है? एकेसिया। ऐसे हाइड्रीला जो है जल में उगता है। नीलोम्बो, नीलोम्बो क्या है? कमल, कमल जल में उगता है। ट्रापा, ट्रापा क्या है? सिंघाड़ा, सिंघाड़ा जल में जो सिंघाड़ा नहीं होता है वो ट्रापा हो गया। हाइड्रीला ने, तो ये सभी जल में क्या है? उगने वाले हैं, जलीय वातावरण में। बबूल, कॉमन सेंस की बात है कि बबूल जो है माने मेनली जो है ये रेगिस्तानी पौधा है। चलिए, अब नेक्स्ट है कि कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं होता है? ये भी हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। एनर्जी का पिरामिड, पिरामिड की जब बात आती है तो हम लोग को एक लाइन में याद रखना होगा कि माने एनर्जी का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर में रहेगा, उसके बाद में जो है कंज्यूमर बाय कंज्यूमर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसीलिए बड़ा से छोटा की ओर जो है क्या होता जाएगा? ग्राफ बनते जाएगा, और हमेशा क्या होगा? सीधा बनेगा। इसीलिए एनर्जी का पिरामिड कभी मतलब उल्टा नहीं हो सकता है। उसमें कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? कौन सा? तो स्पर्म जो है ये क्या है? ये तो गैमीट है, मेल गैमीट है, और मेल गैमीट हमेशा क्या होता है? हेप्लोइड होता है। ये पूछा है डिप्लोइड, तो ये नहीं होगा। ओवम भी फीमेल गैमीट है, तो ये भी हेप्लोइड ही होगा। जाइगोट, तो स्पर्म और ओवम के मिलने से जाइगोट बनता है, कॉमन सेंस की बात है। तो एन और एन मिलकर क्या हो जाएगा? 2n डिप्लोइड। इंडोस्पर्म जो है क्या है? वो तो ट्रिप्लोइड होता है। इंडोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म का इंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होता है। अगर जिम्नोस्पर्म की बात होती तो जिम्नोस्पर्म में भी इंडोस्पर्म हेप्लोइड होता है। तो ये बात, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? जाइगोट क्या है? द्विगुणित संरचना है, डिप्लोइड स्ट्रक्चर है। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से जैव
आवर्धीकरण का कारण, जैव आवर्धीकरण, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक्वेटिक फूड चेन में, जलीय आहार श्रृंखला में जो है अक्सर जो है बायोमैग्निफिकेशन जलीय आहार श्रृंखला में देखा जाता है। वो जो वेस्टेज आते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस, विषैला पदार्थ उसमें कुछ रहते हैं, जैसे मरकरी हो गया, डीडीटी हुआ, ये जो है उद्योग के द्वारा चाहे किसी भी तरह से जो है ये बहकर जो है जलीय इकोसिस्टम में क्या होता है, जमा होते हैं। और ये जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये जो डीडीटी है, मरकरी है, ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं हमारे मतलब टिश्यू में क्या होते हैं, जमा होते जाते हैं, उसकी सांद्रता बढ़ते जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन जो है अक्सर किसके साथ होता है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल अनियमनीकरण जो प्रदूषक है वो उत्पन्न करते हैं। वो ट्रॉपिक लेवल पर बढ़ने पर उसकी सांद्रता बढ़ते जाती है, इसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो मरकरी और डीडीटी ये दोनों जो है बायोमैग्निफिकेशन के लिए उत्तरदायी है, दोनों बायोमैग्निफिकेशन करता है, क्योंकि दोनों जो है नॉन डिग्रेडेबल होता है। ये जल से अगर फाइटोप्लैंक्टन लिया, उसे जू प्लैंक्टन लिया, तो ये ना गलता है, ना पचता है, ना उत्सर्जित होकर बाहर निकलता है, इसीलिए शरीर में क्या होते जाता है, जमा होते जाता है। और ट्रॉपिक लेवल पर बढ़ने पर इसकी मात्रा भी क्या होते जाती है, बढ़ते जाती है। तो इसी ही हम लोग बायोमैग्निफिकेशन करते हैं। इसलिए बायोमैग्निफिकेशन के लिए कौन उत्तरदायी हो जाएगा, मरकरी और डीडीटी दोनों। चलिए अगला सवाल है, वायु परागन किसमें नहीं होता है। वायु परागन, एनेमोफिली। एनेमोफिली का मतलब ही हो गया कि जिसमें पॉलिनेशन की क्रिया हवा के द्वारा हो। तो हवा के द्वारा जिसमें पॉलिनेशन की क्रिया होती है उसको एनेमोफिली कहते हैं। तो घास, मक्का, गेहूँ, ये जितने भी ग्रास फैमिली के सदस्य हैं उसमें जो है हवा के द्वारा क्या होता है, परागन की क्रिया होती है, एनेमोफिली होती है। तो एक इसमें साइल्विया जो है हो गया, साइल्विया जो है इसका एग्जाम्पल हो गया। इसमें हवा के द्वारा नहीं होगा, इसमें कीट के द्वारा होता है, टर्न पाइप मैकेनिज्म के द्वारा इसमें जो है क्या होता है, साइल्विया में पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो ये जो है इंसेक्ट के द्वारा होगा। आगे जो है जीवाश्म, सामान्यतः जीवाश्म जो है सामान्यतः किस में पाए जाते हैं, फॉसिल्स जो है मुख्य रूप से किस में पाए जाएंगे, तो सेडिमेंट्री चट्टान, तलछटी चट्टान में जो है पाए जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए का जो है दोनों स्ट्रैंड क्या करता है, टेम्पलेट का काम करता है। तो डीएनए के एक जो स्ट्रैंड होते हैं 3-5 पर और 5-3, तो क्या होता है कि जो 5-3 है उस पर डीएनए का जो स्ट्रैंड क्या होता है, इस पे छोटे छोटे टुकड़ा में क्या होते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का नया खंड बनता है 5'3 डायरेक्शन में, 5'3 डायरेक्शन में। कारण कि आपको पता होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन की दिशा क्या होती है, 5-3 दिशा होती है। इसीलिए इस स्ट्रैंड पर क्या होगा, रेप्लिकेशन टुकड़ा टुकड़ा में बनेगा। इसी टुकड़ा टुकड़ा में जो बनता है उसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो है लैजिंग स्ट्रैंड पर होता है, लैजिंग स्ट्रैंड वो बनाता है। वो जो है वो कंटिन्यूअस होगा, इस पर जो है 5-3 दिशा में रेप्लिकेशन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो डिसकंटिन्यूअस वाला स्ट्रैंड जो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का निर्माण करता है। तो वही सवाल दे रहा है कि ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो रहा है कि नहीं, और वही स्ट्रैंड जो है लैजिंग स्ट्रैंड ऑफ
डीएनए जो है लाइजिंग स्ट्रैंड कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी सही आंसर होगा। चलिए, कौन निम्नांकित में कौन जलीय जंगली घास है? एक्वेटिक सीवीड्स, एक्वेटिक वीड्स, जलीय जंगली घास। तो देखिए, ट्रापा-सिंघाड़ा, हाइड्रिला, आइकॉर्निया माने जलकुंभी। तो एक बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रिला भी और आइकॉर्निया जलकुंभी भी दोनों क्या है, जलीय जंगली घास है। चलिए, अगला जो है सवाल है, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो आपको पता है मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो है गोबर गैस प्लांट में यूज होता है। चलिए, अगला सवाल है कि निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं? तो कैंसर कोशिका हेला सेल, हेला सेल्स। हेला सेल्स क्यों नाम दिया गया कि ये जो है मतलब एक लेडीज थी हेनरीटा लैका, हेनरीटा लैका के सर्वाइकल कैंसर हुआ था। तो उसके सेल लाइन को जो निकाला गया था, उस सेल लाइन जो है निकाला गया वो कैंसर सेल था ना। तो इसीलिए कैंसर सेल का ही जो है क्या कर दिया गया, उसका नाम रख दिया गया था हेला सेल, माने हेला। इसमें दो चीज़ है, हेला माने हेनरीटा और ला जो है लैका। हेनरीटा लैका जो एक महिला है, उसके सर्वाइकल कैंसर से जो सेल लाइन जो निकाला गया था, वो सेल लाइन जो है का अध्ययन किया गया था कैंसर सेल पर 1951 ईस्वी में। तो इसीलिए उनके नाम का जो है और टाइटल को दोनों के शुरू का दो शब्द लेकर उस सेल का नाम क्या रखा गया था, हेला सेल्स। तो हेला सेल क्या है, कैंसर कोशिका है। चलिए, जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? जल जो है उसमें ई कोलाई ज़्यादा पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें वाहित जलमल प्रदूषण, सीवेज पॉल्यूशन में जो है क्या होता है, ई कोलाई जो है ज़्यादा मिलता है। चलिए, और है अगला कि निम्नलिखित में कौन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जो है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को हम ट्रांसपोजन्स बोलते हैं, ट्रांसपोजन। और ट्रांसपोजन का दूसरा नाम जंपिंग जीन है। तो ये तो दोनों हो गया ना, तो एक चॉइस दिया है बी सी, तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर क्या हो गया, डी ना हो गया, बी और सी दोनों होगा। ट्रांसपोजन्स का ही दूसरा नाम जंपिंग जीन है। तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजन कहलाता है, जंपिंग जीन कहलाता है। तो इसीलिए क्या होगा, अगर ये बोथ ए बी सी नहीं देगा तो फिर ये नहीं देगा या वो नहीं देगा, तब सीधे याद करिए कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोजन्स, इसी ट्रांसपोजन का दूसरा नाम जंपिंग जीन, इसलिए क्या हो जाएगा, बी एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखा जाए, कहता है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में, प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में एक माने पेन PEN प्लस क्या, ओजोन प्लस ये सल्फर के ऑक्साइड हो सकते हैं, और वाटर वेपर, वाटर वेपर ये सब क्या है, मतलब मेन ये जो हो गया, सल्फर के ऑक्साइड भी होंगे इसके साथ साथ, PEN ओजोन और सल्फर के ऑक्साइड, ये सब मिलकर क्या करते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण करते हैं। मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अदरक में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? अदरक में जो है कायिक प्रवर्धन राइजोम, जो अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन राइजोम
अदरक और हल्दी जो होता है, अदरक या हल्दी में जो है, यहाँ अदरक के बजाय क्या दे सकता है, हल्दी भी दे सकता है। हल्दी या अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो राइजोम के द्वारा होता है। ट्यूबर जो है, आलू का पूछे तो आलू हो जाता, प्याज में, लहसुन में बल्ब हो जाता। चलिए नेक्स्ट सवाल कि निम्नलिखित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है, इंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटग्रस्त स्पीसीज कौन है, तो नेपेंथिस का लिस्ट में जो है नाम है, तो नेपेंथिस। अगला सवाल, जेड डब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है, तो जेड डब्ल्यू टाइप का जो मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस में देखते हैं हम लोग, बर्ड्स में, है ना। तो बर्ड्स देखते हैं, तो दिया घोंघा, तिलचाटा, मनुष्य, मोर। तो मोर क्या है, बर्ड्स है, तो मोर में देखा जाएगा। तो जेड डब्ल्यू टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो चिड़िया में पाया जाता है, इसलिए मोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किस जनन स्तर से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, तो ये बात आपको याद रखना होगा कि ब्लड और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, माने हार्ट, ब्लड, लिम्फ, ब्लड वेसल्स, ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम हो गए। तो ये सभी का निर्माण जो है मीजोडर्म से होता है। हम लोग जानते हैं कि 3 गो जर्म लेयर होता है ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो हार्ट और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ये सभी का निर्माण मीजोडर्म से होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है। भारत में जो है मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी आनुवंशिक विविधता भारत में सबसे ज़्यादा किसका है, तो ऐसे तो सबसे ज़्यादा जो है राइस का है। सबसे ज़्यादा किसका है, राइस का है। 50,000 जो है क्या है, वेराइटीज हैं। उसके बाद में आम का है, मैंगो का है, जिसका 1,000 स्पेसीज है। उसके बाद में किसी का है, तो यहाँ पर अगर चॉइस अगर राइस दिया रहता तो आंसर राइस हो जाता, लेकिन इनमें राइस न दिया है, क्या दिया है, आम दिया है, इसलिए राइस के बाद में आम का है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, राइस का है 50,000, तब उसके बाद दूसरा का स्थान पर आम का है। तो इस तरह से इसका आंसर, हम लोग का आंसर हो गया मैंगो। अगर मैंगो नहीं रहता तो राइस होता है। चलिए अपघटक कैसे होते हैं, अपघटक हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, परपोषक होते हैं। चलिए अगला सवाल, पुनर्योगज डीएनए टीके क्या हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन जो है वो इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है। क्या है, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है, बात याद रखेंगे आप। चलिए अगला सवाल है, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वो क्या है। तो एंटीबॉडी जो है वो मैंने केमिकली जो है ग्लाइको प्रोटीन के बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीनस होते हैं। चलिए अब एक सवाल है कि कॉपर टी किसके बचाव का कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा, निषेचन का। क्योंकि कॉपर टी जो है, जब कॉपर टी लगाया जाता है यूट्रस में, यूट्रस के सर्विक्स में, तो क्या होता है, कॉपर आयंस का जो है क्या होता है, रिलीज होता है कॉपर आयन। और कॉपर आयन क्या करता है, स्पर्म के मोटालिटी को क्या कर देता है, घटा देता है। उसके फर्टिलाइजेशन, मोटालिटी घटेगा तो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन क्षमता को क्या कर देगा, निषेचन को क्या कर देगा, कम, माने चांस जो है मैंने उसको रोक देगा फर्टिलाइजेशन को, क्योंकि स्पर्म का मोटालिटी और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी रिड्यूस कर जाता है कॉपर आयन के कारण। और यूट्रस के जो सेल्स हैं उसके फैगोसिटी को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे स्पर्म को ज़्यादा वो अपने अंदर क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। एक और सवाल है हम लोग का
कि भ्रूणपोष वाले बीजों का क्या कहते हैं, मतलब जिस सीड में क्या हो, इंडोस्पर्म हो, भ्रूणपोष वाले बीज को हम लोग क्या करेंगे, इंडोस्पर्मिक ना, इंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। इस तरह से 42 सवाल जो है पूछे गए थे 2020 में, जिसका हम लोग ये हैं, इस चीज़ को आप ज़रूर देखिए, पढ़िए, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले साल के सवालों के साथ मिलते हैं, ठीक है।